क्या आप जानते हैं, एक वयस्क पुरुष जो कमाने में सक्षम हो, अगर वो अपनी पत्नी, बच्चे या माता पिता या तीनों में से किसी एक को मेंटेन करने मतलब भरण पोषण करने से मना करता है, तो कोर्ट उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अक्षय पवार और न्याय शास्त्रम के इस अंक में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो नए एक्ट में सेक्शन 144 बन चुका है। ये एक बहुत ही मानवीय कानून है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा भी देखा गया है कि एक वयस्क इंसान जो कमाने में सक्षम हो, वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने माता पिता या तीनों में से किसी एक को मेंटेन करने यानी कि उनका भरण पोषण देने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में यह धारा उनके संरक्षण के लिए आती है। आइए जानते हैं कि कौन कौन और किन किन परिस्थितियों में इस धारा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आती है पत्नी। एक ऐसी पत्नी जो खुद का भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, वो इस धारा के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। नंबर 2, नाबालिग बच्चे। परंतु अगर कोई ऐसा बालिग बच्चा है या बच्ची है जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असमर्थ है, तो वो भी इस धारा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं माता पिता। अगर माता पिता अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो वो भी भरण पोषण के लिए इस धारा के अंतर्गत न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। इस धारा के अंतर्गत इंटरिम मेंटेनेंस यानी कि अंतरिम भरण पोषण की व्यवस्था भी की गई है। अगर आपका 125 का मुकदमा न्यायालय में पेश होता है, तो उसके साथ ही एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी जानी चाहिए, जिसे न्यायालय को 60 दिन में डिसाइड करना होता है और एक अमाउंट ग्रांट करना होता है, एक भरण पोषण आपको दिलाना होता है। इसका अर्थ ये है कि आपके पति को जब तक कि 125 का केस चल रहा है, तब तक आपको या अपने माता पिता को या अपने बच्चों को जिन्होंने भी ये केस लगाया है, उनको इस केस का हर्जा खर्चा और मंथली पेमेंट, कुछ मासिक मेंटेनेंस, मासिक भरण पोषण देना। अब मेंटेनेंस मिलता कब से है? इसके लिए 2 तारीखें रिलेवेंट हैं, 2 तारीखें जरूरी हैं। पहली तारीख तो वो जिस दिन आप आवेदन पेश करते हैं, और दूसरी तारीख वो जिस दिन न्यायालय ये आदेशित करता है कि आपको भरण पोषण दिया जाना चाहिए। अब ये न्यायालय का विवेकाधिकार है कि इन दोनों तारीखों में से किस तारीख से वो आपको मेंटेनेंस ग्रांट करते हैं। इस धारा की एक विशेष बात है, ये अरियर ऑफ मेंटेनेंस दिलवाता है। अरियर ऑफ मेंटेनेंस का मतलब होता है भरण पोषण का बकाया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक आवेदन भरण पोषण के लिए जनवरी माह में लगाया और अदालत ने उसको छठे माह मतलब कि जून माह में 10,000 रुपए पे डिसाइड किया। अब आपका जनवरी से लेकर जून तक का जो पैसा है, जो मेंटेनेंस है 10,000 रुपए प्रति माह का, ये अरियर कहलाएगा, ये बकाया कहलाएगा। तो ये 60,000 रुपए भी आपको मिलेंगे और आदेश के दिनांक के बाद से 10,000 रुपए प्रति माह आपको भरण पोषण दिया जाएगा। 2020 के बाद से मेंटेनेंस के केसेस में एक चीज और जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था मेंटेनेंस के केसेस में और बनाई है, जिसके तहत मेंटेनेंस के केस में जितनी भी पार्टीज हैं, भले वो हस्बैंड एंड वाइफ हो या माता पिता हो और उनका बेटा हो, इन सबको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एफिडेविट देना जरूरी है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर एफिडेविट आय व्यय का ब्यौरा होता है। इसमें दोनों पार्टीज को अपनी आय बतानी पड़ेगी और अपने व्यय बताने पड़ेंगे, अपनी इनकम बतानी पड़ेगी और अपनी एक्सपेंडिचर बतानी पड़ेगी, ताकि न्यायालय एक उचित अमाउंट का मेंटेनेंस ग्रांट कर सके। कई बार ऐसा देखा गया है कि वाइफ बहुत ज्यादा अमाउंट मेंटेनेंस में क्लेम करती है या हस्बैंड अपनी इनकम छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था प्रतिपादित की। अब मेंटेनेंस के केसेस लगते कहां पर? मेंटेनेंस के केसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी कि JMFC के यहाँ लगते हैं। इनकी कोर्ट शहरों में भी होती है और गांव में भी होती है, ताकि
हर वर्ग का पीड़ित व्यक्ति न्यायालय तक जा सके और मेंटेनेंस क्लेम कर सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और न्याय शास्त्रम पे मैं आपके लिए ऐसे ही अन्य जानकारी भरे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।